मेरा नाम है विमल कुमार और अभी मैं पथरगामा में जो चुनाव पर चर्चा जो चुनाव की सरगर्मी चल रही है, इसी दरमियान में आया हूँ यहाँ पर शिवानी प्रेस के पास। और हमारे कुछ ऐसे पदाधिकारी जिनका दर्शन मात्र से ही ये क्षेत्र पवित्र हो जाता है, आज हमसे मिल रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार झा। और सर, आपका परिचय? सर, मैं रिटायर्ड आईएएस हूँ, आईएएस ऑफिसर हूँ। और सर, आपका नाम मैंने सुना है कि आप अपने कार्यकाल में समझौता नहीं किया जीवन में, और जीवन में समझौता नहीं करने का क्या कारण था? मेरा जीवन में समझौता दृढ़ इच्छा शक्ति और मेरा था कि किसी भी हालत में जिस गरीब का जो हक है वो हक दिलावे, उसके बीच में जो भी कोई बाधा है उसके लिए मैं अकेले झेलूँ और मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो। मजबूत राष्ट्र का निर्माण एक आपके सशक्त वोट के आधार पर ही हो सकता है। जो कमज़ोर राज्य बनेगा वह कमज़ोर सरकार किसी भी आदमी नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती है। इसलिए सरकार का पहला दायित्व है शांति व्यवस्था बहाल करना और आम आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आप ऐसे आदमी को वोट नहीं थे जो आदमी गुंडा मवाली बन जाए, और जब गुंडा मवाली को वोट दे करके वो आपकी सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती है और न सशक्त राष्ट्र का राज्य का निर्माण कर सकता है। सर, झारखंड में जो वर्तमान सरकार के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार के बारे में हमसे ज़्यादा लोग आम आदमी जान रहा है और सभी आदमी उससे भुक्तभोगी है। सभी देख रहा है जो सरकार ने 4 साल 5 साल में क्या की। कुछ पॉपुलरिस्ट बाद में जब सरकार का जो दीप बुझने लगा, उसके बीच में सरकार ने कुछ सारे लोक लुभावन कुछ काम के लिए आए हैं जो पब्लिक मनी ही है, जो 5 साल पहले क्यों नहीं किए जो अभी कर रहे हैं। सर, एक चीज़ बताया जाए कि ये सरकार जो 4.5 साल तक कुछ नहीं की, महागठबंधन की सरकार ये लंद फंद करने में ही समय, और उसके बाद अंतिम 6 महीना में इन्होंने जुआ पर दाव लगाया है। ये मैया सम्मान योजना, ये बिजली बिल माफी, ये कितना कारगर होगा? आम आदमी इनके जो होशियारी कर रहे हैं उससे वाकिफ़ है। अब देश का नागरिक जाग चुका है, राज्य का नागरिक जग चुका है और वह समझ रहा है कि राज खजानों को लुटा करके पुनः ये राज सत्ता पर काबिज होने का इनका एक अंतिम जा करके ये तुरुप का पत्ता है और इस तुरुप के पत्ता को पहचान चुकी है पब्लिक। सर, एक चीज़ बताया जाए कि हम लोग जीएसटी देते हैं, हम लोग कमाने वाले उनको इनकम टैक्स में पैसा देते हैं, और इस तरह का लोक लुभावन जो पैसा बर्बाद करने से हमारे देश को कितनी क्षति हो सकती है। असली है क्या, आम आदमी को अभी तक यह मालूम ही नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था होने के कारण उसको यह नहीं मालूम होता कि मेरे जेब से पैसा गया। कोई एक गमछा भी खरीदेगा, एक गंजी भी खरीदेगा, एक टूथब्रश भी खरीदेगा, वो सोचता है कि बिजनेसमैन ने हमसे टैक्स लिया, लेकिन अल्टीमेटली उस पर टैक्स जो है सो राज्य का और केंद्र का दोनों का जीएसटी टैक्स बना हुआ है। उस टैक्स सरकारी खजाना में जमा होती है और उसका मालिक वह बन जाता है सरकार जो होती है। सर, ये वर्तमान परिस्थिति में जो गोड्डा विधानसभा में मैं देख रहा हूँ कि एक तीसरी पार्टी जो JKLM के श्री परिमल ठाकुर जी आए हुए हैं, तो इनसे क्या जो समीकरण क्या बनेगा इससे, इनके आने से? देखिए, उनको सब आदमी समझ रहा है जो वोट काटने के लिए आए हुए हैं और पब्लिक उससे वाकिफ हो चुकी है। और पब्लिक जब जाती है तो वो सोचता है कि हम जिसको वोट दें उससे मुझे निर्णय मेरे पक्ष में आवे, और वह अपना वोट बर्बाद करना नहीं चाहेगी। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि नेताजी को उनके लिए मंच बनता है, मंच पर लोग आसन होते हैं और अपना अभिभाषण वहाँ पर खड़े होकर के देते हैं, लेकिन कोई नेता यदि स्कॉर्पियो पर चढ़ के अपना अभिभाषण दे तो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो आम पब्लिक के बीच में है ही नहीं। यदि आम आदमी के लिए जाएंगे तो आम आदमी का दुख दर्द के साथ, उसकी पीड़ा के साथ, उसके चाल ढाल के साथ यदि हम नहीं होंगे। आज आप भी तो रिटायर्ड शिक्षक हैं, जानते होंगे प्रेमचंद्र साहित्य और अभी के साहित्य में अंतर क्या हुआ। जब इन्हें साहित्य की रचना आपका होटलों में, कैफे हाउस में होने लगा तो वो दुख दर्द समझ नहीं सका। प्रेमचंद वो खटिया पर बैठते थे और हुक्का गुड़गुड़ाते थे और देखते थे जो आम नागरिक के जीवन क्या है। आम नागरिक के जीवन स्तर से जब वो रूबरू होते थे तो उसका दर्द से अपने को अपना दर्द समझते थे,
तभी उसके रिड्रेशन के लिए, उसका दुख दर्द दूर करने के लिए वो प्रयास करते थे। सर एक चीज़ बताया जाए कि गरीबों का नेता सिर्फ चुनाव के दिनों में पैदा होता है, बाद बाकी साल में 5 साल तक वो गंगा के घाट पर वो मामा जी को छोड़ के चला जाता है। क्या अभी वर्तमान परिस्थिति में इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस बात को पहचानने की जरूरत है, और हमारे आप जो ओढ़ के खाल ओढ़ के आए हैं, इनका ये वास्तविकता क्या है लोगों के बीच में, यह आप जानकारी आप नहीं देंगे तो वो पब्लिक अज्ञान है, मतलब अज्ञानता के रूप में उनके तरफ वो चला जाता है। तो इसलिए हमारा आप लोगों को, समाज को जगावें, समाज को समझावें, आम नागरिक को समझावें कौन सच है, कौन झूठ है, कौन जाल फरेबी कर रहा है, कौन मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, और कौन गुंडा मवाली है। उसको गुंडा मवाली को हटाने के लिए, जनतंत्र मजबूत करने के लिए अच्छे जो हैं उनकी चयन किया जाए, उनको वो जा कर के चुनाव करें। सर एक चीज़ बताया जाए अंत में कि वर्तमान परिस्थिति में हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को पसंद करें या महागठबंधन की नीतियों को? आप यदि समझ जाइए, यदि महागठबंधन का प्रधानमंत्री की नीति जो है वह नीति पूरे देश को आगे ले जाने वाली है। आपको याद होगा कि इंस्पेक्टर राज हुआ करता था, और वह देश कभी नहीं प्रगति होगा जिस देश का आर्थिक उन्नति नहीं होगी। पहले देश का नरसिंह राव के आने से पहले तक 1 लाख करोड़ रुपया कलेक्शन, देश का रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं था, और वह 45 लाख करोड़ रुपया रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, और वह आम नागरिक तक जा रहा है। और वह स्लोगन से कोई सरकार नहीं चलती। गरीबी हटाओ के नाम बहुत देश में देखा, क्या गरीबी हो गई, जिसको एक कपड़ा पहनने के तन पर कपड़ा नहीं मिलता था, अब देख लीजिए लोगों को कपड़ा पहन रहा है कि नहीं। हर एक आदमी खुशहाल है, हर आदमी को रोजगार, काम करने वाला आदमी मिलता नहीं, जिसके पास ताकत हो तो काम मिल रही है। सर चूंकि आप एक IAS अफसर से रिटायर किए हैं और आपको पूरी अर्थव्यवस्था समझ में आ रही है कि और इस तरह से जो लॉलीपॉप दे करके लोगों के काम करने की क्षमता को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी व्यापारी, एक साधारण यही शिवानी प्रेस के बाद ये समझेगा, हम रात दिन मेहनत करके हमारी संपत्ति कोई दूसरा लूट लेगा तो काम निष्क्रिय हो जाएगा, काम नहीं करेगा। एक अकेले ही दुकान चलाता है तो 4 आदमी उसमें किसी न किसी रूप में एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी, प्राइवेट से, सरकार में चीफ सेक्रेटरी से लेके चपरासी तक 1% आदमी ही नियोजित है। रेस्ट 99 आदमी कहाँ खाएगा? यदि आर्थिक प्रगति समाज की नहीं होगी, व्यापार का उन्नति नहीं होगा, उद्योग धंधे का विकास नहीं होगा, तो वह राज्य कभी भी विकसित नहीं हो सकता है, वह देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। सर एक चीज़ बताया जाए कि इस तरह का सब्सिडी दे करके लोगों के जो काम करने की क्षमता को समाप्त किया जा रहा है, इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? यह अराजकता की स्थिति पैदा करना है देश में। जब तक अराजक गरीब नहीं रहेगा तो उसके नाम पर स्लोगन दे करके लोग राज कैसे करेंगे? याद कीजिए, जब तक सीमेंट पर कंट्रोल था और इंस्पेक्टर राज था, जो उद्योगपति सीमेंट प्रोडक्शन करता है उसको 25 पैसे पर बोरा सीमेंट मिलता था, और जो दलाल बिचौलिया जो ब्लैक मार्केटिंग करता था, परमिट लेके परमिट राज था, वह एक सीमेंट पर 59 रुपया 67 रुपया कमा लेता था। और वो सीमेंट जब बेचता था बाजार में, जो 19 रुपया का कभी सीमेंट हुआ करता 70 के दशक का, वो 70 रुपया ब्लैक मार्केटिंग थी, और इंस्पेक्टर राज में 59 रुपया चल जाता था दलालों के, मक्कारों के जेब में, और जो उद्योगपति उद्योग लगाते थे उनको 4 आना 8 आना में। इसमें उद्योग कैसे विकास करता? लिबरलाइजेशन हुई, राव साहब की सरकार आई और देश में आर्थिक उन्नति शुरू हो गया। श्रीमान, आपके कार्यकाल में तो आपसे मेरा भेंट नहीं हुआ था, अवकाश प्राप्त करने के बाद श्रीमान का दर्शन हुआ है, दर्शन पाके मैं अहोभाग्य हूँ। और सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। और आपका घर सर? मैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ झारखंड का प्रदेश उपसंयोजक हूँ। और एक्चुअली अभी जो चुनाव की बात आ रही है, समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे, चुनाव की जो बात आ रही है, इस चुनाव में 2 ही चीज़ है, एक गठबंधन है, एक एनडीए है। तो एनडीए का जो उसका जो जितना दिया है उन्होंने, वो सारा चीज़ पब्लिक के समर्थन में। चलिए, आपको धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप लोग।